हेलो देयर, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एसएफएम। हम लोग पढ़ रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आज ये है हमारी दूसरी क्लास। इन द फर्स्ट क्लास वी हैड लर्नड सर्टेन बेसिक्स अबाउट पोर्टफोलियो, या कह सकता हूं स्टैटिस्टिक्स की दुनिया के बेसिक्स पढ़े थे, बट पोर्टफोलियो के इर्द गिर्द की बातें काफी सारी करी थी। आई टोल्ड यू हाउ द रियल वर्ल्ड ऑपरेट्स। आई ऑल्सो गिव यू एन आइडिया कि एक्चुअल में जब आपके पास पैसे होंगे तो आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करना चाहोगे। एंड यकीन मानो, बातों की सिर्फ शुरुआत ही हुई है। Constantly we will be talking about newer and newer things. ये पूरा चैप्टर is entirely about wealth management, जो कि आगे जाकर के आप डेफिनेटली अपनी वेल्थ को मैनेज कर ही रहे होंगे। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो मैंने ओवर द टाइम सीखे हैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट क्लास वाज फुल ऑफ इनसाइट्स। आज की क्लास थोड़ी पढ़ाई ओरिएंटेड ज्यादा होगी, इधर उधर की बात अगर होगी तो बीच बीच में आएगी जरूर। फिलहाल क्लास 2 है। क्लास 1 में जो चीजें हमने पढ़ी उसका वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वी विल स्टार्ट विथ वार्म अप। एक बार वार्म अप हो जाएगा उसके बाद हम लोग आज का टारगेट रखेंगे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस ऑफ अवर मैथ। सर व्हाट आर यू सेइंग? फर्स्ट 6 क्वेश्चंस? द आंसर इज यस, वी आर होपिंग टू डू फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से हो जाएगा, देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाओ जी, सबसे पहले वार्म अप कर रहे हैं। आपको सबको अपनी नोटबुक में वार्म अप भी करना पड़ेगा। वार्म अप एक्सरसाइज शुड आल्सो बी इन योर नोटबुक। ठीक है, आओ जी, प्लीज लिखो वार्म अप। हम लोग एक एक करके सारे फॉर्मूले सीख रहे हैं। पहला फॉर्मूला जो हमारे पास था वो था मीन। मीन को प्यार से आप एवरेज भी कह सकते हैं। इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिटर्न। किसी भी स्टॉक पे क्या रिटर्न आ रहा है ऑन एन एवरेज, वो पता करने के लिए हम मीन कैलकुलेट करते हैं। और मीन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन, या फिर दूसरा तरीका इफ प्रोबेबिलिटी इज गिवन समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इनकी बात समझाऊं, थोड़ा मजा आएगा इसको समझने में। तो इसका स्टेप 1 ये कहता है एड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, और स्टेप 2 कहता है डिवाइड बाय एन। आपको दो स्टेप में यहां काम करना है। पहला स्टेप क्या है, जितनी भी एक्स की वैल्यूज हैं उन सबको आप टोटल कर लीजिए। और सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप ये कहता है कि उसको आप डिवाइड बाई एन कर दीजिए। सिमिलरली अगर हम स्टेप 1 की बात करें यहां पे, तो हम यहां करेंगे मल्टीप्लाई एक्स आई विथ पी आई। स्टेप 2 एड कॉलम ऑफ पी आई एक्स आई। स्टेप, बस इतने ही स्टेप है। सो यहां पे क्या करना है, इन द सेकेंड वन में आपको एक्स आई और पी आई की जो वैल्यूज हैं उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई। वंस यू हैव मल्टीप्लाइड देम, फिर पी आई और एक्स आई वाला जो कॉलम का वैल्यू आया उसका टोटल कर दो, तो उससे ये आ जाएगा। पहले वाले केस में पहले टोटल लगती है फिर डिवाइड बाई एन होता है। मुझे पता है थियोरेटिकली लिखना बहुत अजीब लगता है, इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, समझ में आ जाएगा। सो ऐसा कोई बहुत हाईफाई फंडा नहीं है। सवाल करेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, दूसरे सवाल में पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अवर पॉइंट नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 1। सर फॉर्मूला नंबर 2 क्या होगा? फॉर्मूला नंबर 2 हमारे लिए होने वाला है वेरिएंस। वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, बाय द वे मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स मीन के तरीके से। इसको हम एक्स मीन या एक्स बार कहते हैं, तो लिखते ऐसे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक्स डेटा सेट का मीन करोगे तो एक्स मीन लिखोगे, वाई डेटा सेट का करोगे तो वाई मीन लिखोगे, ए का करोगे तो ए मीन लिखोगे। बात समझ में आती? ऊपर में एक डंडा लगाना है, बस बार लगाना है। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है और इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं सिग्मा ऑफ एक्स और उसका स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर वेरिएंस। तो वेरिएंस को ऐसे लिखते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं।
समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन, या फिर दूसरा तरीका है समेशन ऑफ पी आई ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर। क्लियर? ये भी कैसे होगा आपको पहले ही प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगा। यह है वेरिएंस का फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक्स आई माइनस एक्स मीन का एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर प्रोबेबिलिटी साथ में है तो प्रोबेबिलिटी के साथ में मल्टीप्लाई करके एक बार में भी कॉलम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव विद अस स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट वी हैव विद अस स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा एक्स लिखेंगे, स्क्वायर नहीं होगा। सो बेसिकली दैट विल बी जस्ट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अगर आपका वेरिएंस कैलकुलेशन हुआ है तो आप बस उसको अंडर रूट कीजिए और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। बाय द वे, आप जो लोग लाइव कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वाले भी, आप भी ऑब्वियसली इस सवाल का जवाब खुद ब खुद दे सकते हैं, मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको होमवर्क दिया था, मेरी प्लेलिस्ट से जाकर के डिटेल में समझना कि हर फॉर्मूले के पीछे कहानी क्या है। आप में से कितनों ने वो होमवर्क किया, कितनों ने सही मायने में जाना कि वेरिएंस होता क्या है। फॉर्मूला तो रट लिया हम सब ने, पर वेरिएंस एक्चुअल में क्या होता है, आप में से कितनों ने जाकर के वो वीडियो देखा। नहीं देखा तो आज फिर से होमवर्क दे रहा हूं। हमेशा की तरह आपको पता होमवर्क 2 दिन तो कैरी फॉरवर्ड होता ही है, आज फिर होमवर्क दे रहा हूं। जाइए और देखिए उस वीडियो को, मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। एंड दैट इज वन ऑफ द मास्टर क्लासेस दैट यू कैन सी अराउंड स्टैटिस्टिकल बेसिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स अनफॉर्चुनेटली आपके स्कूल में, कॉलेज में, जहां पे भी आपने पढ़ाई करी स्टैटिस्टिक्स की, वहां सिखाया नहीं जाता। इट इज ऑलवेज फॉर्मूला ड्रिवन, फॉर्मूले के बियॉन्ड बात ही नहीं हो रही। एंड मैं इसको कोर करिकुलम के अंदर डालना नहीं चाहता क्योंकि जरूरत नहीं है उतनी। बट फिर भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं, एंड यू विल गेट द आइडिया, वो एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि भैया व्हाई डू यू हैव ग्रेट कंट्रोल ओवर नंबर्स। अब समझ में आ रहा है हमको, क्योंकि वो नंबर्स पे कंट्रोल ना, इट कम्स फ्रॉम लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड एवरी फॉर्मूला। तो वो सब चीजें हैं, मजा आएगा। ठीक है, देखिएगा जरूर। बाय द वे, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस करते ही स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, सो दैट इज अनदर फॉर्मूला दैट वी हैव। इसके अलावा हमने बात करी थी अबाउट कोवेरियंस। कोवेरियंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एज कोव, और जिन दो वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं उनको, उनका नाम लिखा रहता है। सो अगर लिखा है कोव एक्स वाई तो इसका मतलब दो डेटा सेट है एक्स और वाई, उनके बीच का कोवेरियंस हम ढूंढ रहे हैं। अगर ए बी लिखा रहे तो ए बी, ठीक है। सो हम यहाँ एक्स और वाई लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स और वाई की मदद से। सो ये हो गया एक्स आई माइनस एक्स मीन, वाई आई माइनस वाई मीन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको टोटल करके डिवाइड बाई एन करना है। जब प्रोबेबिलिटी दी हुई रहेगी तो यू कैन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला व्हिच आई एम राइटिंग हियर, समेशन ऑफ पी आई ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस एक्स मीन, वाई आई माइनस वाई मीन, एक्स आई माइनस एक्स मीन, वाई आई माइनस वाई मीन इंटू प्रोबेबिलिटी। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं फॉर कोवेरियंस। नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट कोरिलेशनशिप या कोएफिशिएंट कोरिलेशन। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक थोड़ा सा पी टाइप का फिगर बनता है, पर ये एग्जैक्टली पी नहीं है। तो ये डिफाइन करता है कोरिलेशनशिप को, एंड इसका फॉर्मूला होगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो मैं इंटू नहीं लिख रहा हूं बीच में, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सो आई एम जस्ट राइटिंग सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सो इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इसके अलावा लास्ट दिन हम लोगों ने पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क का भी फॉर्मूला सीखा था। उस फॉर्मूले को अप्लाई करके मैंने एक इलस्ट्रेशन करवाया था। आज उसकी कोई जरूरत नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम उसको नहीं कर रहे होंगे, सिंपल सा हिसाब किताब रखेंगे। डन क्या? और एक अपने रिकॉल कर लेते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला
अब इसको रिकॉल बोलना भी सही नहीं रहेगा, बट आपने सीखा है सिक्योरिटी एनालिसिस में इस तरह के काफी सारे काम किए हैं। सो ये रिकॉल करने का फॉर्मूला एकदम बेसिक है। अगर आपको कभी भी कोई भी चीज का रिटर्न निकालना है, रिटर्न परसेंटेज की कितना रिटर्न जनरेट किया, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका होगा फॉर स्टॉक्स P1 प्लस D1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। यहां क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। यहां पे जो P1 है वो है प्राइस, या सेलिंग प्राइस लिख देता हूं बेटर रहेगा, सेलिंग प्राइस। ये D1 जो है ये क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड। ये P1 जो है वो है कॉस्ट प्राइस। तो इस फॉर्मूले के पीछे ऐसा कोई हाईफाई लॉजिक नहीं है, सीधा लॉजिक ये कहता है कि जितने में प्रोडक्ट बेचे या फिर स्टॉक बेचे, जितना रुपए डिविडेंड पाए ये तुम्हारा इनफ्लो है, इसको तुमने खरीदा कितने में था वो तुम्हारा आउटफ्लो था। सो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किया, जो आया रिटर्न आ गया ऊपर। तुम्हारे पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, मतलब कितना बचा, डिवाइडेड बाई कितना रुपए लगाए थे। सो कितना बचा बाई कितना लगाए थे, ये कैलकुलेशन करने से आपका रिटर्न कैलकुलेशन आता है। मैं इसको रिकॉल वॉल करके लिखा रहा हूं क्योंकि इट्स नॉट अ फॉर्मूला दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास, पर आज ये काम आने वाला है। तो इस फॉर्मूले को एक बार बस देख लेना जरूरी है कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली दिखता कैसे है। वी आर डूइंग नथिंग हियर, कॉमन सेंस से बन जाएगा। इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कीजिए, रिटर्न बचा, उस रिटर्न को आप डिवाइड कीजिए बाय द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैड डन, आपका काम हो जाएगा। बोलो जी, डन 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 डन। बढ़े आगे, बढ़े, चलो जी, चलो जी आगे बढ़ा जाए। और पहला सवाल करेंगे आज हम, लिखिए प्लीज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल पढ़ना अपने को। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स ही सॉल्व कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द सवाल चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इंतजार कर रहा है। The return in two securities and their associated probabilities are given below. Find out the value of co-relationship coefficient. पहले वाले में सबसे ज्यादा मेहनत हो गई, काय को? अच्छा, co-relationship coefficient को ऐसे भी लिख सकते हो और R भी लिखा जाता है कई बार उसके लिए, तो आप R से भी co-relationship coefficient को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाला पूछ लिया भाई, सबसे वाला लास्ट पूछने के लिए आपको सारे रास्ते क्रॉस करके पहुंचना पड़ेगा उस तक। मतलब सर क्या क्या करना होगा? वी विल हैव टू डू मीन, वी विल हैव टू डू वेरिएंस, क्योंकि उसी से एसडी आएगा, एंड वी विल आल्सो हैव टू डू कोवेरिएंस। तो भैया क्या क्या कॉलम बनेंगे? भाई कॉलम ये बनेंगे कि आपका प्रोबेबिलिटी का तो एक कॉलम होगा ही, आपका एक्स एक डेटा सेट है उसका कॉलम होगा, वाई एक डेटा सेट है उसका कॉलम होगा। फिर आपको और कौन कौन से कॉलम्स लगेंगे एक बार विचार कर लेते हैं। एक कॉलम लगेगा एक्स आई माइनस एक्स मीन, दूसरा कॉलम होगा वाई आई माइनस वाई मीन। अब आप कहेंगे नहीं नहीं इनकी जरूरत क्या है, सीधा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके ले लो। नहीं चलेगा काम, क्यों? क्योंकि हमको कोवेरियंस भी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्स आई माइनस एक्स मीन लेना जरूरी है। फिर एक फॉर्मूला लगेगा पी आई, सॉरी एक कॉलम लगेगा पी आई इन द ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, इससे वेरियंस आएगा। सिमिलरली ये वाई के लिए भी बनेगा एक और कॉलम। फिर एक कॉलम बनेगा पी आई ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस एक्स मीन और वाई आई माइनस वाई मीन। इसका मतलब टोटल कॉलम्स कितने? अभी मुझे पता है बहुत ऊपर से चली गई बात, सर एकदम मस्त बाउंसर गया, कुछ नहीं समझ में आया। धीरे धीरे समझ में आएगा। ये 3 कॉलम्स तो जो दिए हैं वो तो लेने ही है, फिर हम अपनी यूज केस के हिसाब से और चीजें ऐड करेंगे। ये वाला जो चौथा कॉलम है क्यों ऐड हुआ? क्योंकि इसमें काम आएगा। फिफ्थ कॉलम भी इसी में काम आएगा। सिक्स्थ कॉलम जो है हमारा,
वो वेरिएंस के लिए काम आएगा, सेवेंथ वेरिएंस के लिए, और फिर फाइनली ये एथ। तो टोटल 8 कॉलम बनेंगे एक टेबल में, और अगर आपने उसको ठीक ठाक संभाल लिया, आपका सवाल शुरू होते ही खत्म। एंड ये सवाल भाई एग्जाम में आते हैं 7 मार्क्स के। ये आ सकता है सर, सच ये आ सकता है, ये वाला, हाँ एकदम ये वाला आ सकता है एग्जाम में। तो प्लीज ऐसा एकदम लाइटली मत लो। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको लाइटली मत लो। इसका 7 मार्क्स रिवॉर्ड मिल सकता है। इट कुड बी अ 7 आउट ऑफ 7 डील फॉर यू। सो क्या इसको मिस करना चाहोगे? एब्सोल्युटली नॉट। बनाना चाहेंगे तो अपना कैलकुलेटर बगल में, हाथ में एक पेन, नोटबुक सामने, फुल कंसंट्रेशन के साथ खुद से बनाओगे। अब मुझे पता है आप में से कई ऐसे बदमाश बच्चे जो बोलेंगे सर क्लास नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा तो सब मजा आ जाएगा। सुनो भाई सुनो, लिख के ले लो आज, एकदम पक्का लिख लो, लिख लो, लिख लो, हर एक लिख लो। अब जो स्किप करके निकल गया इसे मैटर को, वो बोलेगा अरे हमसे कुछ छूट गया कुछ। तुमने अगर कॉपी में खुद से नहीं बनाए सवाल, क्लास के दौरान भी इंक्लूडेड है, बात का छोड़ो, क्लास के दौरान अगर 7 मान लो 17 का स्क्वायर तुमको करना हुआ और तुमने स्क्रीन पे देख के लिख दिया 289, खुद से कैलकुलेट नहीं किया, अरे कौन मगजमारी करेगा। 15 माइनस 1.5 13.5 आएगा, तुमने स्क्रीन पे देख के लिख दिया, बोला कौन मगजमारी करेगा। तो दोस्त यू आर डूम्ड। इसका मतलब तुम्हारे साथ जो दुर्घटना घटनी है उसका पहला बीज ही तुम बो रहे हो। द एसेंस ऑफ दिस क्लास इज टू फाइंड आउट वेदर वी कैन ऑल्सो परफॉर्म थिंग्स ऑन अवर कैलकुलेटर। आप मेरे या अपने स्क्रीन के भरोसे एकदम मत रहिए, हाँ सर ने करा दिया आपने कर ले रहे, एकदम नहीं। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, नो मैटर आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्डेड कर रहे हो या फिर लाइव। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यू आर वेरी फास्ट, हम आपकी जितना स्पीड ही नहीं कर पाते। झूठ बात मत बोलो, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बेटा तुम्हारी 1.5 के नीचे तो स्पीड ही नहीं है। अब कुछ बच्चे हंस रहे हैं मेरे पे, हैं हम तो 1.7 पे देख रहे हैं। मैं मालूम है तुम स्पीड में देख रहे हो, इसीलिए नहीं कर पा रहे हो मेरी स्पीड के साथ मैच। स्लो डाउन द वीडियो प्लीज, धीरे धीरे मेरे साथ करो, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस स्पीड के साथ तुमको करना चाहिए और तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी भी सुधरोगे तो हो नहीं, मेरा काम था बोलना, बोल दिया, अब करना नहीं करना आपका काम है, ठीक है। चलो साहब चलो शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से 8 कॉलम्स का ये टेबल बनेगा, देखते हैं अपने से होता है कि नहीं होता है। आओ जी, इन दी कॉपी लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, अपने क्या क्या कंप्यूट कर रहे हैं। अपने एक कंप्यूट करेंगे मीन, दूसरा अपने कंप्यूट करेंगे वेरिएंस, तीसरा अपने कंप्यूट करेंगे कोवेरियंस, ठीक है। अभी तो हमने डिस्कस कर लिया, तो हमको पता है एग्जैक्टली क्या क्या कॉलम बनेंगे। पी आई, एक्स आई, वाई आई, फिर एक्स आई माइनस एक्स मीन, वाई आई माइनस वाई मीन, फिर इनके स्क्वायर्स और प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होंगे, और लास्ट कॉलम में प्रोबेबिलिटी और इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो। वेरी नाइस। कॉलम्स प्लीज बना लीजिए, प्लीज कंप्लीट द कॉलम्स। फॉर दोज हु आर थिंकिंग कि सर एग्जाम में क्या स्केल पेंसिल करना पड़ेगा, द आंसर इज नो। इफ योर वर्क इज नीट इनफ, आप अच्छे से सुंदर से काम कर सकते हो। मैं आमतौर पे बहुत नीटली काम कर लेता हूं, दैट इज माई ट्रेट। अगर आप मेरे जितना नीट कर पा रहे हो काम, देर इज नो नीड टू डू द खाचापंती, स्केल पेंसिल का काम नहीं है। हाँ लेकिन तुम इधर उधर भाग जाते हो, जो मीम था ना, थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं, इस कॉलम में लिखते लिखते इस कॉलम में तुम्हारा लाइन चला जाता है, तो भाई साहब स्केल पेंसिल नेसेसरी, ठीक है। इन माई केस मैं सीधा साधा देख लेता हूं, तो मेरे केस में इट इज नॉट नेसेसरी, आपके केस में हो सकता है ये नेसेसरी हो, बट इज ऑल अबाउट टाइडीनेस इन योर वर्क। एनीवेज प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी अपने पास 0.2, 0.3, 0.10, 0.25 एंड 0.15। एक्स की वैल्यूज लिख लेते हैं 12, 15, -7, 11, 7, यानी 12, 15, -7, 11 एंड 7।
y की वैल्यू लिख लेते हैं 15, 12, फिर 15, फिर -4 एंड देन 6। हम कुछ नोट्स यहां बनाना शुरू कर देंगे, साथ साथ काम इजी हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम एक्स मीन यहां कैलकुलेट कर रहे हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट एक्स मीन? वेटेड एवरेज करके। सो इट विल बी 0.20 इंटू 12 प्लस 0.30 इंटू 15 प्लस 0.10 इंटू -7 प्लस 0.25 इंटू 11 प्लस 0.15 इंटू 7। क्लियर? इसको हम यहां कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं। 12 इंटू 0.2 m प्लस 15 इंटू 0.3 m प्लस 7 माइनस लिखा इंटू 0.1 m प्लस। आपके पास ऑप्शन है 7 माइनस नहीं लिखना आता है तो उसको m प्लस की जगह m माइनस साइन यूज कर सकते थे टू एड इट अप, ठीक है ना। 11 इंटू 0.25 m प्लस 7 इंटू 0.15 m प्लस mrc। रिजल्ट इज एग्जैक्टली 10। नाइस, रिजल्ट इज एग्जैक्टली 10। सिमिलरली y के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। 0.2 इंटू 15, 0.3 इंटू 12, 0.1 इंटू 15, 0.25 इंटू -4, 0.15 इंटू 6। ये आ रहा है 8। प्लीज यहां तक कंप्लीट कीजिए। x मीन इज इक्वल टू 10, y मीन इज इक्वल टू 8। x mean is equal to 10, y mean is equal to 8। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा अपने को। डन। चलो जी, अब क्या करना है सर? हमारे पास एक्स मीन और वाई मीन आ गया, तो अब क्या करना है? अब अपने पास एक्स आई का जो वैल्यू है जैसे 12, तो 12 में से आपको 10 डिडक्ट करना है। सिमिलरली 15 में से भी 10 डिडक्ट करना है। -7 पहले से माइनस है और फर्दर 10 डिडक्ट करना है, इट विल बिकम -17 एंड सो ऑन। तो हम ये काम करने जा रहे हैं। पहला वाला हो गया 2, दूसरा वाला हो गया 5, तीसरा वाला हो गया -17, चौथा वाला हो गया 1 ओनली, एंड ये हो गया -3। अकॉर्डिंगली y मीन का टोटल है अपना 8, मतलब y मीन इज 8, तो माइनस करेंगे इट विल बिकम 7, 4, 7, -12 -2। प्लीज कंप्लीट। 7, 4, 7, -12 -2 and 2, 5, -17, 1 and -3। सर अब क्या करना है? एक बार आप यहां तक ठीक ठाक पहुंच गए तो आपको एक्स आई माइनस एक्स बीन का जो कॉलम है उसका करना पड़ेगा स्क्वायर, और फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। आई नो इट्स अ टीडियस जॉब। कैसे होगा मैं बता देता हूं। कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे समझा देता हूं। एक बार इंस्ट्रक्शन सुन लो ध्यान से। अपने कैलकुलेटर में 2 टाइप करो, फिर मल्टीप्लीकेशन टाइप करो, फिर इक्वल टू टाइप करो, फिर मल्टीप्लाई करो 0.20 से, और फिर m प्लस इक्वल टू वाला जो आपका साइन है या फिर की है उसमें आप कर दो। कई कई कैलकुलेटर में सिर्फ m प्लस लिखा होगा तो वो आप कर सकते हो। तो आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले 2,
फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एक बार इक्वल टू, फिर मल्टीप्लीकेशन इंटू 0.20 और फिर m प्लस। सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए होगा 5 इंटू इक्वल टू इंटू 0.30, फिर वापस m प्लस इक्वल टू। इसी तरह आपको टोटल 5 बार ये एक्सरसाइज करनी है। लास्ट में आपको MRC प्लेस करना है। MRC भी आपके कैलकुलेटर में लिखा हुआ होगा, दिस इज नोन एज मेमोरी रिकॉल। ये हो गया मेमोरी रिकॉल, यानी जितनी चीजें m प्लस करी थी उन सबको साथ में जोड़ करके आपको टोटल बता रहा है। ठीक है, सो आपको ये तरीका मैंने बताया कैसे कैलकुलेशन होना है, अब मैं ये करने जा रहा हूं। सो दोस्तों, इन माई कैलकुलेटर आई एम डूइंग 2 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2 m प्लस, ये आ गया 0.80। फिर 5 इंटू इक्वल टू इंटू 0.3 m प्लस, 17 इंटू इक्वल टू इंटू 0.10 m प्लस 28.9। अब मैं बोल बोल के करूंगा तो मैं गलती कर दूंगा। थर्टी 38.8। सिमिलरली अगेन y के लिए भी करना है। दोस्तों पीछे मत रहिए किसी से भी, खुद से करिए। प्लीज यहां तक कंप्लीट कीजिए। और अब इसके बाद क्या करना है, एक्स आई वाला कॉलम वाई आई वाला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होगा। सो टेक्निकली अपने को करना है 0.20 इंटू 2 इंटू 7 कर सकते हैं। 0.2 इंटू 2 इंटू 7 m प्लस, तो ये हो गया 2.80। फिर 0.3 इंटू 5 इंटू 4 m प्लस 6। 0.1 इंटू 17 माइनस में है दोस्तों, इंटू 7 m प्लस माइनस 11.90। 0.25 इंटू 1 इंटू 12 माइनस में है, माइनस 3.00। फिर 0.15 इंटू 3 इंटू 2, वो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.90। लेट्स डू द टोटल, माइनस 5.20, माइनस 5.20। कंप्लीट कर लो यहाँ पे। These are the total, please complete this। हम थर्ड यहाँ कैलकुलेशन करने वाले हैं सिग्मा एक्स का। सो सिग्मा एक्स होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स का स्क्वायर, विच इज 38.80। ये जो आया था ये था वेरिएंस। वेरिएंस का कैलकुलेशन अच्छे से आ गया अपना, उसको अंडर रूट कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 38.8 का अंडर रूट 6.23%। Similarly, sigma y would be under root of sigma y square, and that is under root of 56.10, 7.49%, 7.49%।
फाइनल आंसर लिखना है अपने को। therefore कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सो कोवेरियंस का रिजल्ट आया -5.2 डिवाइडेड बाई 6.23 इंटू 7.49। ये आ रहा है -0.11। -0.11। एक बात याद भी रखना कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का हमेशा रिजल्ट -1 से +1 के बीच में आना चाहिए। अगर आपका इसके बियॉन्ड आ गया तो पार्टी होगी फिर, ठीक है ना, फिर एकदम पार्टी होगी। वो पार्टी में पिटाई आपकी होगी, वो एक अलग बात है। कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट की एक रेंज होती है, वो रेंज होती है -1 से +1। उसके बाहर नहीं जा सकता, ये अपना नहीं गया। -1 से +1 ये नहीं गया माइनस। जो इसको -11 पढ़ रहा है भाई ठीक से पढ़ो, ये -0.11 है, ये -1 और 1 के बीच में है, ठीक है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, आंसर मैच हो गया। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 1। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वी विल बी अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 3। 2 को थोड़ा सा रुक करके करते हैं। कुछ नहीं किया, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स किया। वेरी इजी, वेरी बेसिक। डन दोस्तों, अभी डन, समझ में आई सारी बात। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोरिलेशनशिप और कोवेरियंस निकालना है, बट उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है, तो थोड़ा सा अलग होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलो सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। वी हैव गॉट इयर्स 1 से लेकर के 10। ए और बी का आपको रिटर्न का डेटा दिया हुआ है, पिछले पास्ट 10 इयर्स का ये डेटा है। कोवेरियंस और कोरिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। लुक्स लाइक फन, हो जाएगा। आओ देखते हैं। सबसे पहले तो जूम आउट करूंगा, मुझे सारा एक बार में डेटा दिखाना आपको, तो जूम आउट करना बेटर है। आओ जी, दिख रहा है, थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है। चलो करो कंप्यूटेशन ऑफ अपने से सिर्फ कोवेरियंस मांगा है एंड कोरिलेशनशिप, तो हम वही लिखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कोवेरियंस एंड कोरिलेशनशिप। सबसे पहले एक ईयर का कॉलम डाल ही देते हैं, ये लोग भी क्या याद रखिएगा, काम का नहीं है, बस ऐसे ही डाल रहे हैं हम। पहला कॉलम हो गया ईयर, दूसरा कॉलम हो गया ए, सो इट इज ए आई। तीसरा कॉलम इज बी आई। क्लियर। नेक्स्ट कॉलम इज ए आई माइनस ए मीन चाहिएगा, बी आई माइनस बी मीन, ए आई माइनस ए मीन का होल स्क्वायर, बी आई माइनस बी मीन का होल स्क्वायर, एंड देन ए आई माइनस ए मीन एंड बी आई माइनस बी मीन। 80 कॉलम्स बने, पर प्रोबेबिलिटी का लफड़ा नहीं था, तो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड नहीं किया किसी भी फॉर्मूले के अंदर। नहीं तो क्या होता, इसमें प्रोबेबिलिटी आता, इसमें आता और इसमें आता। वो यहां नहीं आ रहा है, कहां आएगा वो मैं बताऊंगा उसका इफेक्ट,
बट अभी के लिए ये टोटल 8 कॉलम हमको बनाने हैं। थोड़ी जगह ले लेता हूं मैं अपने पास, ठीक है। इन कॉलम्स को प्लीज कंस्ट्रक्ट कर लो। जो पूरी एग्जैक्टली जगह हो रही है अपने पास। ईयर 1 से लेके ईयर 10 का हिसाब ले लिया हमने यहाँ पे। ए का डेटा जो दिया है चुपचाप कॉपी करना है। सो इट इज 12, 8, 7, 14, 16, 15, 18, 20, 16 एंड 22। बी का डेटा भी कॉपी कर लेते हैं। 20, 22, 24, 18, 15, 20, 24, 25, 24 एंड 18। हमको यहाँ पे इनका टोटल निकालना है। 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 22, ये आ गया 148। 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 20, 24, 25, 24 एंड 18, 210। तो ये आ गया 14.8, ये आ गया 21। ये वैल्यूज किसकी हैं? इनके मीन्स की वैल्यू है। ए और बी है ना अपने पास डेटा सेट, तो ये हो गया ए मीन और ये हो गया बी मीन। अपने पास ए मीन और बी मीन की वैल्यू आ चुकी है 14.8 एंड 21। प्लीज हैव अ लुक। डेटा सेट उतारा और फिर कैसे आया ये वैल्यूज भाई? हमने डिवाइड बाई एन किया। सो फॉर्मूला लगाया सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो टोटल किया, टोटल को डिवाइड बाई 10 किया, टोटल किया, टोटल को डिवाइड बाई एन किया। डन। आगे बढ़े क्या? चलो एक एक करके माइनस करना है। 12 माइनस 14.8 करके दिखा रहा हूं पहला वाला। 12 माइनस 14.8 और दूसरे वाले केस में करना होगा 20 माइनस 21। इनकी वैल्यूज यहां लिख देता हूं मैं। ये आ रहा है -2.8 और इसका आ रहा है -1। एक बार में एक ही कीजिए, दोनों मत कीजिएगा। सो पहले वाले को ही करेंगे। 12 माइनस 14.8 किया, दूसरा वाला होगा 8 माइनस 14.8, सो दैट विल बी -6.8, -7.8, -0.8, दिस विल बी 1.2 प्लस में, दिस विल बी 0.2, 3.2, 5.2, 1.2, 7.2, 1, 3, -3, -6, -1, 3, 2, 3, -3। कंप्लीट दिस, गलती नहीं होनी चाहिए, खुद से कर लीजिए। -2.8, -6.8, -7.8, -0.8, 1.2, 0.2, 3.2, 5.2, 1.2, 7.2, -1, +1, +3, -3, -6, -1, 3, 4 होगा। देखो इसमें मैंने भी गलती करी, ये हो गया 4। 25 माइनस 21 इज 4 और फिर 3 - 3, ठीक है। वेरीफाई करना इसलिए जरूरी होता है, कर लिया वेरीफाई तो गलती खत्म। 25 माइनस 21 होता है 4 ना कि 2। कभी कभी होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग।
ठीक है, स्क्वायरिंग करनी है। 2.8 का स्क्वायर, मैं m प्लस साथ साथ कर रहा हूं, सो मैं क्या कर रहा हूं, 2.8 मल्टीप्लीकेशन एक बार इक्वल टू दबाने के जगह m प्लस प्रेस कर रहा हूं। सो आई एम टेकिंग 2.8 मल्टीप्लीकेशन वंस फिर m प्लस, तो ये आ रहा है 7.84। 6.8 मल्टीप्लीकेशन वंस m प्लस 46.24। 7.8 मल्टीप्लीकेशन वंस m प्लस वंस 60.84। इसी तरह बाकी भी। टोटल 207.6। ये टोटल एग्जैक्ट 100, क्या बात है। तो यहाँ पे इनका वेरिएंस निकालना अपने को, यहीं पे हम लोग नोट्स में निकाल लेते हैं वेरिएंस। सिग्मा ऑफ ए, सिग्मा ऑफ ए वुड बी अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए आई माइनस ए मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो उस हिसाब से ये हो गया अंडर रूट ऑफ 207.60 डिवाइडेड बाई 10। ये हो गया 4.56 सिमिलरली सिग्मा बी भी होगा चलो सिग्मा ए सिग्मा बी आ चुका है, कंप्लीट कर लो। हमारे पास वेरिएंस आ गया, वेरिएंस से ही सिग्मा ए और सिग्मा बी आ गया 4.56 एंड 3.16। लास्ट कैलकुलेशन हमको करनी है कोवेरिएंस की। उसके लिए करना पड़ेगा आपको ए आई माइनस ए मीन और बी आई माइनस बी मीन का मल्टीप्लीकेशन। सो 2.8 माइनस इंटू -1, 6.8 इंटू 1 माइनस है इसमें एक, ध्यान रखना। अरे गलती किया ना मैंने, ये वाले में गलती कर दिया।
मेरा m प्लस बीच में बिगड़ गया था, सो अब वापस खुद से कैलकुलेशन कर रहा हूं। -20 आ रहा है, वेरीफाई कर लीजिए आप लोग भी प्लीज। -20 कोवेरियंस के लिए जो टोटल आ रहा है, दिस इज नॉट कोवेरियंस बट कोवेरियंस इसी से कैलकुलेट होगा। सो इस कॉलम का टोटल आ रहा है 20। नाउ वी कैन जूम इन, आराम से हम जूम इन कर सकते हैं। नाउ वी कैन जस्ट कैलकुलेट रिजल्ट्स। हो गया ये टोटल सारा, 2.8 -6.8 -23.4 2.4 पॉजिटिव -7.2 -0.2 प्लस 9.6 प्लस 20.8 प्लस 3.6 -21.6। द चांसेस ऑफ यू मेसिंग अप हियर इज ह्यूज। गलती करना एकदम पॉसिबल है। सो आमतौर पे ऐसा जब काम करते हैं तो बहुत ध्यान देना होता है कौन से कॉलम का काम करना है। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट रिजल्ट्स। पहला हमको कैलकुलेशन करना है कोवेरियंस का। सो कोवेरियंस के लिए फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन वाई आई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाई एन। हमारे पास ऑलरेडी समेशन का वैल्यू है जो कि आया -20। सो -20 डिवाइडेड बाई 10 इज -2। बेसिकली हमारे पास ये एक्स आई माइनस एक्स मीन और वाई आई माइनस वाई मीन वाला जो कॉलम उसका टोटल है। सो उसके टोटल का वैल्यू है -20 दैट वी हैव यूज्ड हियर। और नंबर 2 हमको कैलकुलेट करना है कोरिलेशन। सो कोरिलेशनशिप होगा कोवेरियंस बिटवीन ए बी डिवाइडेड बाई सिग्मा ए सिग्मा बी divided by sigma a sigma b. So this will be -2.00 divided by 4.56 into 3.16। लो जी कंप्लीट करो इसको। सो ये आ रहा है -0.14 में भी 14 लिख दें इसको। अरे भाई इन्होंने तो मचा दिया, 4 डेसिमल्स लिखे हुए हैं बुक में, तो हम भी लिख देते हैं भैया -0.1388। 0.1388। वैसे चाहे तो हम लोग 0.14 भी इसको लिख सकते थे, कोई मनाही नहीं थी, बट यूजुअली वो कैसे लिखना चाहिए पता है, अपने गलती करते हैं, इसको ऐसे करके लिख देना चाहिए। इससे क्या है, एग्जामिनर भी खुश, हम भी खुश। हम यहां तक तो पहुंचे ही हैं, बस ये भी करके दिखा दो, जिसमें भी मार्क्स देगा दे देगा। इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कर दिए -0.14 के, जिस पे मार्क्स मिलना होगा मिल जाएगा। रिजल्ट्स यही है। फॉर्मूले याद होने चाहिए ऑब्वियसली, उसके बिना ये बनेगा ही नहीं। बोलो बच्चा लोग, समझ में आ गया क्या? सर इजी था, मेहनत है ऑब्वियसली, बट अदरवाइज ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। डन, खत्म। चलो फॉर्मूलों में एक और फॉर्मूला ऐड करेंगे। लास्ट तक जाते जाते हम इतनी बार वार्म अप कर चुके होंगे ना कि हम लोग एक पूरा फॉर्मूला शीट बना लेंगे लास्ट तक। अभी के लिए हम एक नया फॉर्मूला यहां ऐड कर रहे हैं और सीख रहे हैं। न्यू फॉर्मूला, प्लीज इस पे गौर कीजिएगा। एक नया फॉर्मूला सीख रहे हैं हम यहाँ पे। सर क्या चीज का फॉर्मूला है? फॉर्मूला है ये बीटा का। यस, ये सीएपीएम वाला बीटा है। सीएपीएम में जो अपने फॉर्मूला यूज करते थे आरएफ, आरएम माइनस आरएफ, और यहाँ पे यूज करते थे बीटा। तो बीटा का कुछ लोग फॉर्मूला पढ़े भी होंगे, बट जो मैक्सिमम लोग नहीं पढ़े उनके लिए ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। बीटा होता है रिलेशनशिप ऑफ अ स्टॉक विथ द एंटायर मार्केट। ठीक है,
बीटा होता है रिलेशनशिप ऑफ अ स्टॉक विद द एंटायर मार्केट। तो ये भी एक तरह का एक रिलेशनशिप डिफाइन करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल क्या है? पहला वेरिएबल है स्टॉक इटसेल्फ, और दूसरा वेरिएबल क्या है? ऑफ द एंटायर मार्केट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, मैं आपको बीटा सिखा रहा हूं। मान लो कोई स्टॉक है ए, उसके लिए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कोवेरियंस ऑफ ए विद द मार्केट डिवाइडेड बाय मार्केट का वेरिएंस। कोवेरियंस ऑफ ए विद द मार्केट डिवाइडेड बाय मार्केट का वेरिएंस। अब इसके कुछ और वेरिएंट्स भी बन बन के निकलेंगे, उसके बारे में भी चर्चा यही करेंगे अपने। वी ऑल्सो नो, अब ध्यान देना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ याद करा रहा हूं कि को रिलेशनशिप का फॉर्मूला पढ़ करके आए हैं। को रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन एनी टू आइटम डिवाइडेड बाय देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर मैं को रिलेशनशिप के अमाउंट में स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दूं दोनों के, तो ये कोवेरियंस को रिप्लेस कर सकता है? किसी को कुछ ही नहीं समझ में आया? अरे भाई, ये जो नीचे वाला वैल्यू है, इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो क्या ये मेरे को कोवेरियंस का एक अलग से फॉर्मूला दे सकता है? सर दे सकता है। कोरिलेशनशिप में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो कोवेरियंस आएगा ही। यस, अगर वो आएगा तो फिर कोवेरियंस को लिखने का एक ढंग और मिल गया हमको। तो उस ढंग को मैं इलेबोरेट करके लिख रहा हूं, अचंबा मत खाइएगा। आई एम गोइंग टू टेक कोरिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक एंड द मार्केट multiplied by standard deviation of the stock multiplied by standard deviation of the market whole divided by standard deviation of the market into standard deviation of the market। सर अब ये क्या हुआ, समझाएंगे थोड़ा सा? एकदम समझाऊंगा, ध्यान देना, प्लीज 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 ध्यान देना। जो ध्यान देगा उसके लिए बहुत सही हो जाएगा, जो ध्यान नहीं देगा बहुत बुरा हो जाएगा भाई। समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको समझ जाओ। मैंने आपको अभी पहले ये वाला फॉर्मूला लिखवाया, ठीक है? फॉर्मूला याद नहीं हुआ मुझे मालूम है, लेकिन इस फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करना सीखो। मैंने आपको ये भी बताया कि आर जो कि होता है को रिलेशनशिप कोएफिशिएंट, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट, करेक्ट? उसमें से एक एसेट का है और एक मार्केट का, मान लो। तो अगर मैं इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो इट बिकम्स आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा एम। दिस शुड बी इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन ए एंड एम, यानी स्टॉक आपका ए है और एम स्टैंड्स फॉर मार्केट। तो अगर आपको फॉर्मूले में कोवेरियंस चाहिए तो आप उसके जगह ये भी यूज कर सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन हियर। हमने आर को क्या लिखा है? आर इज ऑफ ए एंड एम, यानी आर इज द को रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड एम। इसको मल्टीप्लाई किया विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम डिवाइडेड बाय वेरिएंस को कैसे तोड़ा? वेरिएंस होता है सिग्मा एम का स्क्वायर, तो इसको मैंने सिग्मा एम इंटू सिग्मा एम लिख दिया, ये भी चलेगा ना? जिस तरह 49 को 7 इंटू 7 लिखा जा सकता है। 49 क्या होता है? इट इज 7 स्क्वायर। तो आप यहां पे 7 स्क्वायर को लिख रहे हो एज 7 इंटू 7, वैसे ही सिग्मा एम स्क्वायर को आप लिख सकते हैं सिग्मा एम इंटू सिग्मा एम। क्लियर? अब यहां फायदा क्या होगा? एक सिग्मा एम कट जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ वन फॉर्मूला विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्शली यूज्ड हियर। बहुत ज्यादा बार यूज होगा, तो इस फॉर्मूले को कृपया करके याद रखना है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? फॉर्मूला इज दिस, वेयर यू विल यूज co-relationship coefficient between the stock and the market into standard deviation of the stock divided by standard deviation of the market. Clear? Into standard deviation of the stock divided by standard deviation of the market. कौन कौन से दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है? ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच वाला सिर्फ समझाने के लिए समझाया, इंपॉर्टेंट नहीं है। So we have got only two formulas to work with. Covariance of A and M divided by sigma M square. Now I totally understand. अब आप बोलेंगे सर ये सब हमको नहीं समझ में आता है, सर ये सब कैसे होता है, सर हमको नहीं समझ में आ रहा है।
तो आई टोटली अंडरस्टैंड यार, ऐसे कैसे इंटरेस्ट आएगा तुम लोग को ऐसे इंटरेस्ट आएगा ही नहीं कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक पूरी एक्सरसाइज कराता हूं मैं, इसके ऊपर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करवा देता हूं जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। वो इलस्ट्रेशन करने के लिए वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे विच विल बी एन इलस्ट्रेशन दैट विल एक्सप्लेन कि ये सब करने का फायदा क्या है। क्योंकि तुम लोग को अगर ये क्लियर नहीं करूं मैं कि क्यों कर रहे हैं ये सब, तो तुम लोग को बहुत भारी एक्सरसाइज लगेगा, इसलिए क्या कर रहे हैं भाई, क्यों, फायदा क्या है। अब इसका पूरा फायदा मैं आपके सामने रख दूंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं मैं इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं, ठीक है। नंबर 1 एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है that RM is equal to 12%, RF is equal to 6%. Additional information number 1, RM is equal to 12%, RF is equal to 6%. Number 2, D1 ए के केस में होगा 2 रुपया, बी के केस में होगा 3 रुपया। D1 ए के केस में होगा 2 रुपया और बी के केस में होगा 3 रुपया, 2 and 3 रुपीज। दोनों के केस में कांस्टेंट ग्रोथ रेट वुड बी 5%। दोनों के केस में कांस्टेंट ग्रोथ रेट वुड बी 5%। हमको सवाल में कैलकुलेट क्या क्या करना होगा, हमको कैलकुलेट करना होगा नंबर 1 के ई ए और बी के लिए, और जाहिर सी बात है के ई कैलकुलेट करने के लिए आपको बीटा भी कैलकुलेट करना होगा, तो पहला बीटा कैलकुलेट कीजिए, फिर के ई कैलकुलेट कीजिए, एंड फिर लास्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू भी कैलकुलेट कीजिए। सो नाउ यू गेट इट कि इतना सब कुछ करके हम एक स्टॉक का फंडामेंटल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो इतनी एक्सरसाइज है करके क्या फाइनली हम किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्साइटमेंट के साथ बोलो यस सर, एक्साइटमेंट के साथ यस सर, बट एक्साइटमेंट थोड़ा सा ठंडा भी कर लो, ये जो हम कर रहे हैं ये वास्तविकता नहीं होने वाली है। सो आप इस एक्सरसाइज को कर करके एक बार फीलिंग आ जाएगा, ओह आई कैन फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड अकॉर्डिंगली आई कैन टेक माय पोजीशंस इन द मार्केट। ऐसा गलती मत करना, मैंने कई सालों तक करा है ऐसा, कई साल तो नहीं कई महीनों तक करा है, इन माय वेरी अर्ली डेज, ठीक है, एकदम फर्स्ट ईयर में था मैं तब ये गलती कर रहा था मैं, एंड वेरी सून आई फाउंड आउट कि इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती है सामने रखता हूं। प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो ये डेटा ले रहे हैं ये डेटा बायस्ड निकलने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सर ऐसा कैसे है? ऐसा ऐसे कि अगर आपने 5 साल लिए तो कौन से 5 साल लिए, पहला ये क्वेश्चन उठता है। हर 5 साल में साइकिल बदल सकती है फॉर स्टॉक, तो कौन सा डेटा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा, नोबडी नोज। तो क्या ये बायस्ड होगा? हाँ, रिसेंट बायस हो सकता है इसमें, यानी हाल फिलहाल में बीते हुए 5 साल आपने ले लिए, क्या वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर सकता है ट्रू सेंस में? नोबडी नोज। दूसरा, आप यहां जो कैलकुलेशन करोगे के ई की, उसमें आप यूज करोगे CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के खुद के ढेरों सारे अजम्पशंस हैं। क्या आप ये वेरीफाई करने जा रहे हो कि वो अजम्पशंस मीट हो रहे हैं कि नहीं? अरे जाओ जी, आप नहीं कर रहे हो वेरीफाई, क्योंकि इसके अजम्पशन में आता है कि देयर इज नो टैक्स इन द वर्ल्ड। इसके अजम्पशन में आता है देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसके अजम्पशन में आता है रैशनल बिहेवियर। ऐसा कुछ नहीं होता है रियल मार्केट में। तो CAPM का आपस का जो एक अजम्पशन है वो अजम्पशन रियल लाइफ में होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम और है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल।
आप यूज करेंगे गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। तो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल के भी अपने अजम्पशंस हैं, जिन अजम्पशंस का भी रियल लाइफ में आप एप्लीकेशन पाओगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली नो टीचर वुड एक्चुअली टेल यू कि भाई मैं जो सिखा रहा हूं वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। कोई नहीं सिखाएगा ऐसे। मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि मैं तुमको एएफएम एसएफएम जो भी है उसके बियॉन्ड ले जा रहा हूं भाई। मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि दो जो तुम्हारे सिलेबस में है वो सिलेबस में फंडामेंटली अच्छी अच्छी चीजें हैं, पर जो तुम पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ में होल्ड नहीं करेगा। नाउ यू वुड कम एंड क्वेश्चन मी, सर सीएफए करने से शायद समझ में आता होगा। नहीं, सीएफए इन सब चीजों को आपके सामने रख देता है कि जो तू डेढ़ होशियार बन रहा है मत बन। द बेस्ट पार्ट अबाउट सीएफए कोर्सेज कि वो आपको ये सारा चीज ना इतना बार छल्ली कर करके पूछेगा, अजम्पशन चेक किया, अजम्पशन चेक किया, और आपको आदत हो जाएगा ये समझने का कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। यकीन नहीं आता ना, आप स्टॉक मार्केट के दिग्गजों से जा करके ना पूछ लो। आप बोलेंगे दिग्गजों तक हम कैसे पहुंचे? इंटरव्यूज देखा करो साहब, इंटरव्यूज देखिए, और उस इंटरव्यू में उनको पूछा जाता है आपको क्या लगता है क्या चलेगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं वो ये कहते हैं हमको नहीं मालूम, बिकॉज नोबडी नोज मार्केट में क्या चलेगा। सर मार्केट बहुत रैंडम है? नहीं, मार्केट रैंडम है कुछ हद तक है, पर डेटा ड्रिवन भी है। डेटा अगर बदल रहा है, उस डेटा को ऑब्जर्व करके यू कैन टेक योर डिसीजंस। क्या वो हेल्पफुल होता है? द आंसर इज यस। वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो, मुझे पसंद है टेबल्स पे वर्क करना, किसी को ग्राफ पे वर्क करना पसंद है तो वो चार्ट देखता है। आपका जिसमें स्किल सेट बने बने, कुछ भी काम नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको छोड़ दोगे, आप इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे, करो प्रैक्टिस, बट क्या ये रियल वर्ल्ड में एज इट इज वर्क करेगा? कैन यू पब्लिश रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन दीज थिंग्स? नो यू कैनॉट। यू कैनॉट से इट फॉर श्योरिटी कि ऐसे ही होने वाला है। नोबडी नोज कब चलेगा, कहां तक जाएगा, कोई नहीं जानता। पर आप फिर भी अगर लोगों से, बाकी लोगों से ज्यादा जानते हैं तो यू कैन मेक मनी इन द मार्केट। याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा पैसे नहीं बन सकते मार्केट में, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो ये पढ़ रहे हो इनसे तो नहीं बनेंगे। वो करने के लिए मार्केट का एक्सपीरियंस, खूब सारी गलतियां और करेज के साथ ही पैसा बनेगा मार्केट में। उन सब चीजों पे भी आएंगे अपने ग्रेजुअली। अभी के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है। इस सवाल को थोड़ा बेहतरीन बना दिया मैंने। यहां तक हम बीटा तक ही सीमित थे। इस सवाल में पूछा था बीटा बताओ, तो हम बीटा तो कैलकुलेट ऑब्वियसली करते ही। आंसर क्या है इसका? आंसर ये रहा। तो बीटा तो हमारा आएगा ही, पर बीटा के अलावा वी ऑल्सो वुड गो ऑन टू कैलकुलेट के एंड फाइनली इंट्रिंसिक वैल्यू भी, जिसके लिए बाकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, क्या हम इसको कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हैं। तो लो जी करेंगे, बट एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है। अरे कांस्टेंट ग्रोथ रेट को यार 4% पकड़ लो प्लीज, 4% पकड़ लो, चेंज कर लो इसमें एक चीज, नहीं तो अपने जीजीएम का एक अजम्पशन फेलियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको 4% करवाया है, थोड़ा दूरदृष्टि लगा करके सोचा है। सो कांस्टेंट ग्रोथ रेट को 4% मार करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे होगा सर? आ जाइए कॉपी में। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक डाल देता हूं, वेंट बियॉन्ड दी मटीरियल। इसमें लिख दिया मैंने कि हम मटेरियल के थोड़ा और बियॉन्ड जा रहे हैं। ठीक है, सब चीज लिखी रहे तो थोड़ा आराम होता है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। सो कंप्यूटेशन ऑफ, हम कैलकुलेशन करने वाले हैं कोवेरियंस तक का। सो हम यहां लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कोवेरियंस। कोवेरियंस एक्चुअली बीटा लिख लेते हैं, बीटा तक हो जाएगा कैलकुलेशन। लेट्स डू द बीटा कंप्यूटेशन ऑफ बीटा। ठीक है, दोनों स्टॉक्स का साथ में हो जाएगा। बस मुझे एक बार सोच लेने दीजिए कैसे बनना है। एक कॉलम अपने बना लेते हैं य का। प्लीज मुझे समय दीजिए, हड़बड़ मत मचाना। AI BI MI, ठीक है, ठीक है। MI माइनस M मीन,
ए आई माइनस ए मीन, बी आई माइनस बी मीन, एम आई माइनस एम मीन, एम आई माइनस एम मीन होल स्क्वायर। जगह कम पड़ रही है। चलो नाउ कॉलम्स आर कंप्लीट। टोटल कॉलम बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 कॉलम बन रहे हैं। दसों कॉलम प्लीज बना लीजिए। हुआ क्या? चलो इसको कंप्लीट करते हैं। सो हमारे पास 5 साल है। जी 5 है। 1 2 3 4 एंड 5। देन वी हैव गॉट डेटा। डेटा को बहुत ध्यान से लिखना, पहले ए का लिख रहा हूं मैं। सो इट इज 16, 8, 13, 14 एंड 19। क्या स्टॉक है, 5 साल से रिटर्न दे रहा है। ये आ रहा है 70। देन वी हैव बी 14, 7, सॉरी 17। और भी बेटर स्टॉक, वाह, वेरी नाइस। यहीं पे दोस्तों मैं आसानी के लिए लिख दे रहा हूं। मेरा ए मीन आ रहा है 14 और बी मीन आ रहा है 17। मार्केट का भी मीन आएगा। मार्केट का है, मार्केट का मीन है 13।
सुडोकू जैसे है, इफ यू वर्क वेल तो आपका फटाफट बन जाएगा। कंप्लीट कीजिए प्लीज टेबल को यहां तक। यहां तक कंप्लीट करें। वेरिएंस मैंने निकाल दिया ऑफ द मार्केट विच इज 0.80। कोवेरियंस निकाल दिया बिटवीन ए एंड एम, एंड सिमिलरली कोवेरियंस निकाल दिया बिटवीन बी एंड एम। अब क्या है सर, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद तो यहां तक अगर काम हो गया तो हो गया। बस अब इसके बाद बीटा कैलकुलेट करना है। तो बीटा फॉर ए will be covariance of A and M divided by market's variance. So that is minus 0.60 divided by 0.80. So that turns out to be 0.75. Similarly, beta of B would be equal to covariance of B and the market divided by market variance. So it will be 0.40 divided by 0.80. That will be 0.50. कहानी यहां खत्म नहीं होती। वी विल ऑल्सो बी कैलकुलेटिंग के ई। हम के ई भी कंप्यूट करेंगे। आपको सिर्फ इसका एप्लीकेशन समझाने के लिए मैं के ई कैलकुलेट करवा रहा हूं, सवाल में नहीं पूछा था। सो के ई फॉर ए लिमिटेड विल बी आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। सो इट विल बी 6 प्लस 12 माइनस 6 इंटू माइनस 0.75। अरे यार, ग्रोथ वाला तो हमने अजम्पशन पूरा ही गलत ले लिया। ये माइनस में आ जाएगा, पूरा गड़बड़ है। चलो ठीक है, जो भी है। माइनस ज्यादा आ गया इसका। चलो जो भी है सो है। 1.5% ओनली।
सो हमारे पास के ई आ चुका है, एक है 1.5% और एक है 9%। 1.5% और एक है 9%। ऐसा होगा अपने साथ भी रियल लाइफ में कि के ई आ गया 1.5 और आप इधर ना ध्यान नहीं दोगे, आप इसमें फिर भी गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल अप्लाई करोगे। ये अजम्पशन फेलियर हो गया। क्यों अजम्पशन फेलियर हो गया अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, लेकिन ये अजम्पशन फेलियर हो जाएगा। आप यहाँ पे गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल लगा ही नहीं सकते, पर फिर भी हम तो ढीठ है, हम तो लगाएंगे क्योंकि हमने सीखा है। तो देख लेना अपना रिजल्ट कितना गड़बड़ाने वाला है। चलो जो भी है, के ई भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब क्या काम करना है फाइनली, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आओ जी, नेक्स्ट अप इज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हम ए लिमिटेड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला होगा D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। सो D1 हमको सवाल में दिया हुआ था, मतलब हमने खुद से एडिशनल इंफॉर्मेशन में डाला था, 2 रुपीज एंड 3 रुपीज करके। सो इट विल बी 2 रुपीज डिवाइडेड बाई 0.015 माइनस 0.04। 0.015 माइनस 0.04 फॉर्मूला होता है के ई माइनस जी। ग्रोथ रेट था 4%। D1 में आपको अलग से ग्रोथ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी D1 ही दिया हुआ था। एंड के आया 1.5%, ऑल्सो रिटर्न एज 0.015। 9% इज रिटर्न एज 0.09। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, बेचारा ये शहीद ही हो जाएगा। रिजल्ट आ रहा है -80 रुपीज। माइनस आ सकता है किसी भी स्टॉक का दाम? नहीं सर, नहीं आ सकता। मतलब ये रिजल्ट एब्सर्ड है। रिजल्ट एब्सर्ड है इसका मतलब आपका गॉर्डन्स मॉडल आपने गलत लगाया है। और यहां पे एक अजम्पशन फेलियर भी हुआ है। अजम्पशन फेलियर ये है दैट योर के ई इज लेस देन जी। योर के ई इज लेस देन जी। गॉर्डन्स मॉडल का जीजीएम्स assumption did not hold। गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल का एक assumption है कि k शुड बी मोर देन g, जो कि यहां पे होल्ड नहीं किया। तो आपका उस मॉडल का यूज करना यहां बनता नहीं था, फिर भी आपने जिद करी। रिजल्ट आपका क्या निकला? एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब बेकार, बेकार मतलब घटिया, घटिया मतलब आगे बढ़ो। बी लिमिटेड इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई के माइनस जी। ये 3 रुपए पे होगा। ये आया 0.09 माइनस 0.04। इसका कुछ मीनिंगफुल आ सकता है रिजल्ट? ये आ रहा है ₹60। सो बी लिमिटेड का इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 60 रुपीज। दिस इज नॉट एब्सर्ड बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। बोलो दोस्तों, डन्ना खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे आप लिखेंगे होमवर्क और एक लाइन ऐड करेंगे इन द क्वेश्चन। आई हैव नो इंटेंशन टू मॉडिफाई दिस क्वेश्चन, बट इसके आंसर्स मैच नहीं करेंगे आपसे, इसीलिए एक लाइन ऐड कर लो। और मेरे को इससे प्रॉब्लम भी है, मैंने इसके ऊपर एड्रेस भी किया था इन द फर्स्ट क्लास कि इंस्टीट्यूट पॉपुलेशन डेटा और सैंपल डेटा के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है, लेकिन रिजल्ट्स में डिफरेंस आता है। तो वो आपका वेरिएंस के रिजल्ट्स को गड़बड़ कर सकता है। इसीलिए लेट मी जस्ट राइट डाउन वन लाइन फॉर यू, वो आप ऐड कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 5। लाइन क्या है? एकदम सिंपल सी लाइन है। assume that the following data is a sample data
assume that the following data is a sample data. फर्क सिर्फ इतना पड़ जाता है कि जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो वेरिएंस में आप फॉर्मूला यूज करते हैं समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन के जगह आप n माइनस वन करते हैं. द ओनली डिफरेंस, ठीक है, जब सैंपल डेटा होता है तो उस समय n के जगह n माइनस वन से डिवाइड करते हैं. मीन के टाइम पे देयर इज नो लफड़ा, मीन दोनों का सेम आएगा, आप कैसे भी कर लेना सेम आ जाएगा, बट दोनों का वेरिएंस अलग आएगा. वेरिएंस अलग आएगा तो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड डेविएशन भी अलग आ जाएगा. तो ये लाइन समझना लिखना जरूरी है. हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है एग्जाम में ना ये क्वेश्चन कभी आएगा, और आया तो ये लाइन लिखा हुआ भी नहीं आएगा. तो सर ये तो सरदर्द है, एकदम है. क्वेश्चन नंबर 5 सरदर्द गिवन एज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, नो चेंजेस इन दिस क्वेश्चन, जैसा है वैसा ही है. आपको इसमें कैलकुलेट करना है क्या क्या. You have to calculate covariance, which I believe you already know, and you have to calculate beta. So this question is similar to question number 6, correct? And question number 5 in fact is of the easiest lot. क्यों? क्योंकि आप covariance, correlationship ये सब calculate कर चुके हो. यहाँ तो सिर्फ mean और standard deviation पूछा है, so ये तो बहुत पहले ही complete हो जाएगा. So this is rather very 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 easy. Question number 5, nothing here that can actually give you some tension. कुछ नहीं देगा, दोनों easy questions है, बन जाएंगे आपसे. अभी के लिए जो हमारा सिर्फ इकलौता क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 2 आज के एजेंडा में, इसको पढ़ेंगे और बनाएंगे. ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं. एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड ऑन 1/4/2020. क्या बात है, कोविड लो पे. ये कोविड का लोएस्ट पॉइंट था. अगर किसी ने ऐसा ये सवाल अगर सच्ची में बना हुआ होगा तो जबरदस्त रिटर्न आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. इतना कोई सोच समझ के नहीं बनाता भाई, सब ठीक है. सो 1/4/2020 में अपने दो कंपनी में पैसा लगाए, एक है डी लिमिटेड और एक है जी लिमिटेड. दोनों के कितने कितने शेयर्स लिए हमने? 1000 शेयर्स लिए और 500 शेयर्स लिए ऑफ डी लिमिटेड एंड जी लिमिटेड. दोनों का हमारा जो कॉस्ट आया खरीदने का वो आया 20,000 एंड 15,000. तो हम यहां पे इनका परचेज प्राइस निकाल सकते हैं. आपको ऐड नहीं करना इसको सवाल में, पर मैं डिस्कशन के दौरान समझा रहा हूं. आपने 20,000 स्पेंड किया, आपको 1,000 शेयर मिले, तो मेरा ऐसा मानना है आपने 20 रुपए में एक शेयर खरीदा होगा. योर परचेज प्राइस पर शेयर इज 20 रुपीज मेरे हिसाब से. दूसरे वाले केस में 15,000 खर्च किया, 500 शेयर्स आपको मिले, तो वो 30 रुपीज आपने उसके लिए स्पेंड किया होगा. दोनों की फेस वैल्यूज हालांकि बहुत अलग है. फॉर डी लिमिटेड ऑल्दो यू हैव पेड 20 रुपीज पर शेयर, बट द फेस वैल्यू स्टैंड्स एट 10 रुपीज. कल को इस पे कोई डिविडेंड शिविडेंड आया तो वो 10 रुपए पे कैलकुलेट होगा, इस चीज पे कैलकुलेट नहीं होगा कि तुमने कितने प्राइस दिया है. सो इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो ये फेस वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपीज का. फॉर जी लिमिटेड इट इज वेरी वेरी अद्भुत, आपने 30 रुपीज पे किया जबकि उसका फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपया है. नाउ समबडी हु इज गेटिंग क्रेजी, बोले क्या बोल रहे हो? तो भाई ऐसी भी कंपनियां हैं जिनका फेस वैल्यू 1 रुपया है और आप 900 रुपए 1000 रुपए भी पे करते हो. सो ऐसे अचंबे में मत आओ. In real life also, companies with just 1 rupee of face value can still be priced at 1000 rupees. So यहाँ तो 1 का सिर्फ 30 हो रहा है. So ऐसा चौंकने का नहीं, स्टॉक मार्केट में हो सकता है, पॉसिबल है. अब अपने वो बोलता है कि सितंबर 2020 में हमको 10% डिविडेंड मिला डी लिमिटेड में, एंड अक्टूबर 2020 में हमको 30% डिविडेंड मिला जी लिमिटेड में, और 31/3/2021 में यानी एग्जैक्टली एक साल बाद मार्केट कोटेशन शोड अ वैल्यू ऑफ 22 रुपीज एंड 29 रुपीज पर शेयर फॉर डी एंड जी लिमिटेड. क्या बात है. सो यहाँ पे बेसिकली अपने को देखो डिविडेंड्स मिले हैं. वो डिविडेंड्स कितने मिले हैं? 10% अपने को मिला है ऑन डी लिमिटेड एंड अपने को जी लिमिटेड में मिला है 30%. तो हम पहले देख लेते हैं हमारे पास कितनी फेस वैल्यू के शेयर्स हैं. यहां पे अगर आप फेस वैल्यू आप देखेंगे आपके पास 1000 शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है. सो योर फेस वैल्यू एक्सपोजर इज 10,000 रुपीज हियर. Similarly, your face value exposure is only 500 rupees here.
500 शेयर्स, एक एक का कीमत 1 रुपया। फेस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस। तो आपको जो डिविडेंड मिल रहा है कौन से फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में, वो कितना कितना मिलेगा? आपको बोला 10% डिविडेंड मिलेगा ऑन डीलिमिटेड, सो डीलिमिटेड का फेस वैल्यू है 10,000। 10,000 पे 10% डिविडेंड मिलेगा, तो यू विल गेट अ डिविडेंड ऑफ 1,000 रुपीज हियर। फॉर जी लिमिटेड द डिविडेंड इज 30%, so that will also be calculated on face value, so that will be 150 rupees, that will be 150 rupees। so dividend भी हमारे पास में आ गया है। लास्ट में अपने को बोला कि इनका 31 मार्च 2021 में जो स्टॉक प्राइस है वो भी बता दिया। तो वी आर फाइंडिंग हियर वैल्यू ऑन 31/3/21। तो एक शेयर की कीमत 22 रुपीज, आपके पास कितने शेयर? 1000, सो इट बिकेम 22,000। सिमिलरली जी लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू 29 रुपीज, आपके पास कितने शेयर? 500, सो 500 इंटू 29, दिस बिकेम 14,500। प्लीज यहां तक का सारा हिसाब किताब समझ लो। ऐसा समझो कि ये सवाल के दो टुकड़े हैं, आपको पहले वाले टुकड़े पे ही मैं सिर्फ फोकस करने के लिए बोल रहा हूं। जस्ट फोकस टिल द ब्लैक लाइन, उसके ऊपर आपको फोकस करना ही नहीं, उसके नीचे फोकस नहीं करना है, सिर्फ यहीं तक फोकस करो एंड टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर? सारे नंबर समझ में आने चाहिए, नहीं आए तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क। जहां जहां हमने गंदगी कर दी उनको थोड़ा साफ कर देते हैं, समझ में ज्यादा आएगा। हम्म, लो जी, अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। डन। अगर इतना कर लोगे तो तुम्हारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। इट विल बी ओवर स्ट्रेट अवे यहीं पे। कैसे? पहला सवाल इसी के इर्द गिर्द पूछा है, व्हाट इज द एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंड 31/3/2021। तो तुम्हारे पोर्टफोलियो पे तुमको एवरेज रिटर्न क्या मिला ये यहाँ पे पता करना है अपने को। सिमिलरली वापस यही काम 21-22 के लिए भी करना है, तो वो बाद में इंफॉर्मेशन है उसकी, तो इसके लिए चाप नहीं लेना है, ये चीज अपने को बाद में आएगा। फाइनेंशियल ईयर 21-22, हम अभी कर रहे हैं 2021। तो ए नंबर सॉल्व हो जाएगा, फिर बी में भी आ जाएंगे, लास्ट में देखेंगे किधर क्या है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहां ए नंबर के लिए काम करते हैं। कॉपी में आओ। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर 2021 हमारे पास पहले है नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ होल्डिंग, कॉस्ट,
डिविडेंड रिसीव्ड एंडिंग वैल्यू फाइनली रिटर्न। या रिटर्न एक्चुअल में ऐसे ही आ जाएगा, इतने से ही हो जाएगा क्या? ठीक है, इतने ही करो। नेम ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ होल्डिंग, कॉस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, एंडिंग वैल्यू। मैं यहाँ पे कंपनियों के नाम लिख रहा हूँ, डी लिमिटेड, एक लाइन छोड़ करके जी लिमिटेड, क्योंकि अपने को कुछ एक चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। आई एम जस्ट गिविंग सम स्पेस हियर। कंपनी ए यानी डी के हमारे पास है 1000 शेयर और इसके है 500। फेस वैल्यू में एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, 1000 इंटू 10 रुपीज ईच, तो फेस वैल्यू हमारे पास है 10,000 रुपए की। दिस इज 500 इंटू 1 रुपी ईच, सो इसकी फेस वैल्यू है 500 रुपए की। ऑल वैल्यूज इन रुपीज। कॉस्ट दिया हुआ है सवाल में, वो भी ब्रेकअप में समझा देता हूं। हमने 20 रुपए करके इन्वेस्ट किया होगा, 20 रुपए में, तो हमारा कॉस्ट लगा 20,000। सिमिलरली ये 500 शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया लेकिन 30 रुपीज में किया होगा, तब जाकर के हमारे पास में कॉस्ट आया 15,000 का। दोनों का टोटल लगाएंगे तो आ जाएगा 35,000 का कॉस्ट। ये 20 और 30 कहां से आया समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास दिया हुआ है 1500, कॉस्ट आपके पास दिया हुआ है 20,000 एंड 15,000। सो रिवर्स कैलकुलेशन करके यू कैन फाइंड आउट योर कॉस्ट प्राइस। डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन फेस वैल्यू, सो फेस वैल्यू है हमारे पास 10,000 का। इस 10,000 का 10% हमको डिविडेंड मिला, सो डिविडेंड रिसीव्ड इज 1000 हियर। एंड यहाँ पे हमारे पास फेस वैल्यू है सिर्फ 500 रुपए का, 500 का, तो इसका 30% हमको डिविडेंड मिला। सो डिविडेंड रिसीव्ड वाज 150 रुपीज। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इज 1150। और एंडिंग में नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो भी एंडिंग प्राइस है, एंडिंग प्राइस रिपोर्टेड है 22 रुपीज, सो दिस विल बिकम 22,000। एंड यहां पे रिपोर्टेड है 29 रुपीज, दिस विल बिकम 14,500। इसका टोटल आ रहा है 36,500। पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न कैसे आएगा? वेरी सिंपल, एंडिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड जो आपको मिला माइनस खर्चा डिवाइडेड बाई खर्चा इंटू 100। तो हमारी एंडिंग वैल्यू थी 36,500, हमको डिविडेंड मिला 1150 का, हमने खर्च किए थे 35,000, 35,000। ये आ रहा है 7.57%। %7.57। बिनल पूछ रहे हैं कि कभी भी सैंपल डेटा पे कभी कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, द आंसर इज नो।
ए नंबर हो गया दोस्तों अपना, ये था ए नंबर का सॉल्यूशन। डन, डन एंड डस्टेड। खत्म। बी नंबर का काम करना है, नेक्स्ट पेज में चलने वाले हैं, उससे पहले इसको फिनिश कर लो। बहुत सिंपल हिसाब किताब था जिसको हमने यहाँ पे मेंटेन किया है। अब इसके आगे का बी नंबर एक बार पढ़ लेते हैं। बी नंबर में बोल रहा है कि 1/4/2021 को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इंडिकेट ए दैट, ए क्या है यहाँ पे, इंडिकेट ए कौन है भाई? अच्छा, दो चीज बता रहा है। ओके, वैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने आपको दो चीज बताई। डिविडेंड्स फ्रॉम डी लिमिटेड एंड जी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2022, यानी अगले साल तक वो 20 और 35% मिलेगा रेस्पेक्टिवली। एंड जो प्राइस होगा क्लोजिंग पे, वो एक प्राइस नहीं दे करके दे हैव गिवन अस 3 पॉसिबिलिटीज और उनकी प्रोबेबिलिटी साथ में। दे वांट यू टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न। वी कैन डू दिस वेरी इजीली। कैसे होगा? सबसे पहले हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। किसकी? एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ डी लिमिटेड एंड जी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2022। ठीक है, डिविडेंड विविडेंड सब आ जाएगा, वो इतना मुश्किल नहीं है। आ जाओ, यहीं पे कर लेते हैं बी नंबर की शुरुआत। एक्सपेक्टेड प्राइस एज ऑन 31/3/2022। सो हमको चाहिए डी लिमिटेड के लिए 3 प्राइस दिया हुआ है और उनकी प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी इनटू प्राइस, जैसे वेटेड एवरेज करते हैं ठीक वैसे ही, फिर प्रोबेबिलिटी इनटू प्राइस, लास्ट में प्रोबेबिलिटी इनटू प्राइस अगेन। सो 22 into 0.2, 25 into 0.5, 28 into 0.3 एंड सो ऑन। ये हो गया 25.30। एंड डी के बाद में दूसरी कंपनी है जी लिमिटेड। 0.20 into 29, 0.50 into 31, 0.30 into 33। $31.20। बेसिकली आपको प्राइस सीधा सीधा नहीं बताया। जैसे ए में क्या था, सीधा सीधा प्राइस बताया कि भाई प्राइस होने वाला है 22 एंड 29। वो चीज यहां देखने को नहीं मिल रही। यहां पे द प्राइस इज गिवन इन एक्सपेक्टेशंस। एनीवेज हमारा काम हो जाएगा, अब मुश्किल नहीं है। यहां से हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रिटर्न्स। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रिटर्न्स, ठीक है। यहां पे अपने पास आएगा कंपनी नेम, कंपनी नेम, ठीक है। आपका ईयर के बिगनिंग में इसका क्या वैल्यू था वो हम देख रहे हैं। ये रिटर्न्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपका क्या वैल्यू था पोजीशन का, वो यहां पे लिख रहे हैं। आपके पास कितने रुपए की फेस वैल्यू के शेयर पड़े हैं वो भी लिख दिया, ताकि डिविडेंड कैलकुलेशन इजी हो जाए। और फिर लास्ट में आ जाएगा एंडिंग वैल्यू। चलो डन।
कंपनी एज यूजुअल डी लिमिटेड, जी लिमिटेड, इनकी जो क्लोजिंग वैल्यूज थी उनका ख्याल रखना है। सॉरी, 22 एंड 14 500। इनकी फेस वैल्यूज भूलिएगा मत, फेस वैल्यूज थी हमारे पास में 10,000 एंड 500। डिविडेंड भी इसी के हिसाब से मिलेगा। सो डिविडेंड इज हाउ मच, 20%। सो 10,000 का 20% होता है 2,000, एंड 500 का 35% होता है, कुछ तो होता है, 500 का 35% होता है 175। एंडिंग वैल्यू होगी नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से, 1000 शेयर्स। द एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड is 25.3, so this becomes 25,300, and यहाँ होगा 500 shares, expected price is 31.2, so this is 15,600। so हमारा ईयर के बिगिनिंग में वैल्यू था 36,500, हमको डिविडेंड की प्राप्ति हुई 2175, और एंड में हमारी वैल्यू पहुंच गई पोर्टफोलियो की 40,900। सो हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में क्या हाल रहा? हमारे पोर्टफोलियो की बिगनिंग वैल्यू थी 36,500, डिविडेंड था 2175 का, और लास्ट में हम मतलब हम शुरुआत में ईयर के बिगनिंग में थे हम 36,500 पे। ठीक है, यहां पे एक बात ध्यान रखना, यहां पे आप कॉस्ट प्राइस नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट ईयर से कैरी की अपनी पोजीशन, तो लास्ट ईयर आप जहां पहुंच गए थे आपके लिए वही नेक्स्ट ईयर के लिए कॉस्ट माना जाएगा। ठीक है, आप जहां तक पहुंच गए वो आपका बेस हो गया। सो आप 36,500 पे पहले से थे, आप पहुंचे 4900 पे, बीच में आपको कुछ मिला भी तो उसका हिसाब लग रहा है यहाँ पे। मेरे को याद आ रहा है इसका इंस्टीट्यूट की मैट में शायद आपको गलत आंसर मिलेगा, अगर मिलेगा तो इस बात का ध्यान देना। (18.01% is the average return here. 18.01% is the average return here. हो सकता है इसका इंस्टीट्यूट मैट में आपको गलत रिजल्ट देखने को मिले। अलग प्रेजेंटेशन अलग चीज होती है, वो प्रॉब्लम नहीं करती, रिजल्ट ही अगर गलत हो तो प्रॉब्लम ज्यादा करता है। बट इट्स फाइनल रिटर्न इज 18.01%। तो ये आ गया हमारा एवरेज रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये था सॉल्यूशन फॉर बी। सॉल्यूशन फॉर बी, एंड लास्ट में बचता हमारे पास सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का काम, विच इज वेरी इजी, हो जाएगा। लास्ट में हम कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला कॉलम होगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हम लिख रहे हैं पी आई। दूसरा कॉलम है डी लिमिटेड जिसको हम लिख रहे हैं डी आई, फिर जी लिमिटेड जिसको हम लिख रहे हैं जी आई। बहुत बढ़िया। देन अ कॉलम डी आई माइनस डी मीन, हम सीधे ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सीधा एक कॉलम लिख रहा हूं पी आई ब्रैकेट में डी आई माइनस डी मीन का होल स्क्वायर। सिमिलरली पी आई ब्रैकेट में जी आई माइनस जी मीन का होल स्क्वायर। 5 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.5, 0.3। प्राइसेस दिए हुए हैं 22, 25, 28। आपके पास में मीन
वैल्यू है, आपने ऊपर कैलकुलेट किया था ये वाली वैल्यूज, ये मीन ही है, करेक्ट। सो दिस इज 25.3 एंड 31.2, तो ये हो गया 25.3, ये हो गया 31.2। अरे 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 अरे। भाई इधर बहुत काम करना है, मैं तो सिर्फ माइनस कर करके लिख रहा था, उतने करने से नहीं होगा। अब हमको क्या क्या काम करना है मैं आपको एक बार ढंग से समझा देता हूँ। मैं यहाँ करने वाला हूँ 22 माइनस 25.3, जो भी आएगा उसको स्क्वायर करूंगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा विथ प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना क्या क्या कर रहा हूं। मैंने यहाँ 22 लिया, उसमें से माइनस किया 25.3, जो भी आया उसको स्क्वायर किया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं विथ प्रोबेबिलिटी विच इज 0.2। तो ये कैसे आएगा, 22 माइनस 25.3, जो भी आया -3.3 आया, उसको स्क्वायर कर रहा हूं, और स्क्वायर करके उसमें प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो ये आ गया दोस्तों 2.178, 2.178। ऐसा ही दोबारा करेंगे एग्जैक्टली exactly। 25 माइनस 25.3 मल्टीप्लाई इक्वल टू करके स्क्वायर किया, और फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया 0.045। एंड लास्ट वाला 28 माइनस 25.3 स्क्वायर किया 7.29, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया। अगर आपको ये एक बार में m प्लस एम आर सी ये सब का लोड लग रहा है तो प्लीज लोड मत लो, एकदम जरूरत नहीं है लोड लेने का। लोड मत लो, गो इजी ऑन योर सेल्फ। हमारे पास आ गया वेरिएंस ऑफ डी 4.41। इसी तरह जी का कैलकुलेशन करेंगे। जी के कैलकुलेशन के लिए मैं ले रहा हूं 29 माइनस 31.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 0.2। सो 29 माइनस 31.2 का स्क्वायर इंटू 0.2। सो दिस इज 0.968। 31 माइनस 31.2 का स्क्वायर इंटू 0.5, 0.02। 33 माइनस 31.2 का स्क्वायर इंटू 0.3, 0.972। इसमें वक्त लग सकता है मास्टर करने में, प्लीज हड़बड़ ना मचाएं, धीरे धीरे कर लें। बस लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके लिखना है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी लिमिटेड, डन। 5 कॉलम्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं। प्रोबेबिलिटी, डी लिमिटेड की इंफॉर्मेशन को डी आई, जी लिमिटेड की इंफॉर्मेशन को जी आई, और फिर कॉलम बनाया प्रोबेबिलिटी इंटू डी आई माइनस डी मीन होल स्क्वायर। फॉर दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल वो अलग से डी आई माइनस डी मीन बना सकते हैं, मनाही नहीं है। वैसे ही जी आई माइनस जी मीन भी बनाया जा सकता है, फिर आप उनको स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। इफ यू वांट टू गो दैट वे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने क्या बदमाश बच्चे हैं ना, तो अपने साथ में करने का सोचते हैं कि स्क्वायर भी कर लेंगे, माइनस भी कर लेंगे, और प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने माइनस भी किया, स्क्वायर भी किया, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी किया। बदमाशी है, हाँ बदमाशी है। प्रो क्या है, इस खेल का गुंडा मैं हूं, है ना, वही वाला डायलॉग।
जिनसे मैनेज हो जाएगा वो कर सकते हैं, जिनसे नहीं होगा धीरे धीरे कर सकते हैं, एक आधा कॉलम एक्स्ट्रा बना के कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा ओवरवेलमिंग, अभी आप शुरू करो यार, कितने प्रोबेबिलिटी में सवाल देख रहे हो, सॉरी पोर्टफोलियो में। सर ऐसे ही होते हैं क्या सारे? मोर और लेस, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, बट 65 क्वेश्चंस, ओ माय गॉड, करते रह जाएंगे। 65 क्वेश्चंस, 2 क्लास लगी हैं 6 क्वेश्चन करने में। सर उसमें भी 2 होमवर्क है। हाँ हाँ, मतलब 2.5 क्लास ले लो यार, घर में आधा क्लास और आप दे देना, होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलो, दैट वाज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। देख करके भयंकर लगता जरूर है, पर एक्चुअली में इसमें कुछ भयंकर नहीं है। एग्जाम में आएगा तो उठ के नाचोगे आप लोग, इतना इजी क्वेश्चन होता है ये। अभी तक कोई भी सवाल जितना हमने किया इसमें कोई भी 1 स्टार से ऊपर नहीं है। सो जस्ट इन केस यू आर थिंकिंग कि कुछ हार्ड है इसमें, एकदम नहीं है, वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चंस। एंड एज वी मूव फॉरवर्ड अगली क्लास में हम थोड़ा पोर्टफोलियो के रिटर्न और रिस्क की तरफ चलेंगे। सो स्टैटिस्टिक्स का मोर और लेस एक बार का काम हो गया। हाँ, उनका यूज पड़ेगा जहां जहां हम यूज करेंगे उसको, बट जो स्टैटिस्टिक्स सीखने वाला काम था, स्टैट्स इतना सब कुछ कंप्यूट करने वाला काम था, वो एक बार का डन है। इसकी जरूरत पड़ेगी बीच बीच में, पर फुल फ्लेजेड सवाल इसी के ऊपर आएगा, इसके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, थोड़े से कम। एनीवेज वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, सो वी आर नॉट वरिंग अबाउट एनीथिंग। In the next class, we will rush into learning portfolio return and risk, which I think will amaze you. ठीक है, बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो, मजा आएगा। एंड पोर्टफोलियो के दौरान ही आई एम पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्ड, तो रिकॉर्डेड वाले बच्चों को कुछ नहीं मिलता है भाई, यू विल गेट नथिंग। ठीक है, रिकॉर्डेड में नहीं मिलेगा, बट जो लोग भी लाइव अटेंड कर रहे हैं उनको नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू माई ओन मॉडल, कि मेरा मॉडल कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, हाउ डू आई आइडेंटिफाई स्टॉक्स। ये हर बैच में बदल जाएगा ऑब्वियसली, पर जो लाइव देख रहा होगा उसको देखने को मिलेगा। आई विल नॉट पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। ठीक है, तो अगली क्लास में जितने हो सके आप लोग आइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग, सो दैट वी कैन स्टडी द मॉडल, कि हम लोग का मॉडल कैसे वर्क करता है। सो हो सकता है उसकी वजह से अगली क्लास 1 सवा घंटे की ही हो, बाकी हम मॉडल डिस्कशन पे टाइम निकाल दें, जो भी होगा अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही। होमवर्क आपका वापस में मेंशन कर देता हूं, योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 4 and 5। चलो, सी यू ऑल, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज।